तो हेलो गाइस, आज से मैं एक नई लव स्टोरी मानवा सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ। और जिसको लव स्टोरी मानवा देखना और पढ़ना पसंद है उनको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस मानवा की स्टार्ट में हमें सुनहरी शाम को दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग रोड किनारे टहल रहे थे और उन्हीं लोगों के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर अपना रनिंग कर रहा था और सभी लोग उसे बहुत ही हैरानी से देख रहे थे, पता नहीं क्यों। लेकिन मेन कैरेक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वह अपने रनिंग कंटिन्यू करता है और वह एक कपल के पास से गुजरता है, जहाँ पे एक लड़की अपने मेल फ्रेंड से बोल रही थी, तुम मुझे बहुत ही हैंडसम और क्यूट लगते हो। क्या सच में? लड़का बोलता है। लेकिन जब वह लड़की मेन कैरेक्टर को देखती है तब वह अपने मेल फ्रेंड से बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, मेरे स्टैंडर्ड इतने भी लो नहीं है। और उस लड़के का तो यहाँ पे पोपट बन जाता है। फिर आखिरकार हमें मेन कैरेक्टर का फेस दिखाया जाता है और मेन कैरेक्टर को देख के अगल बगल की लड़कियां उससे फिदा हो रही थी, क्योंकि वह इतना हैंडसम ही है। और वह रनिंग करते करते अपने एयरपोर्ट्स में न्यूज सुन रहा था कि एक हत्यारा अपने विक्टिम्स को बेरहमी से मारता है और उनके शरीर को चाकू से बहुत ही बुरी तरह से काटता है, भले ही वे उससे कमजोर क्यों ना हो। और सारे विक्टिम्स के शरीर पर दोनों तरफ गहरे और खूनी कट के निशान मिले हैं। अरे ये तो बहुत ही हैंडसम है। और सभी मर्डर्स में दूसरा सिमिलैरिटी ये है कि जो किलर है वह एक केबल वायर का इस्तेमाल करता है अपने सभी विक्टिम्स को बांधने के लिए। ये सुनते सुनते मेन कैरेक्टर उस लड़की के पास रुक जाता है जिसने उसे हैंडसम बोला था, और वो लड़की थोड़ा झिझकते हुए पीछे हट जाती है। तब मेन कैरेक्टर बोलता है, ये मार्वस हो सकता है। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि मार्वस डेविल डूम वर्ल्ड में रैंक 5 का डीमन है। बैक टू द स्टोरी। उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेन कैरेक्टर क्या बोल रहा है। तब मेन कैरेक्टर फिर से बोलता है, नहीं नहीं, मार्वस के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वह इस तरह के अटैक करे। तो क्या ये काम एगाग्रेस ने किया है? ये सुन के वह लड़की बोलती है, नहीं नहीं, मेरा नाम तो सेरा ली है। इधर फिर से मेन कैरेक्टर बोलता है, ओ हाँ, ये काम जरूर बेलेन ने किया होगा, द किंग ऑफ डेमंस। तब लड़की बोलती है, हे रुको, तुमने क्या कहा? और मेन कैरेक्टर वहां से चला जाता है। तब वो लड़की बोलती है, क्या बोल रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक कार घर के सामने रुकती है और इस कार में हमारा मेन कैरेक्टर था और वह गाड़ी से उतरकर एक घर की तरफ जाने लगता है जहाँ पे कुछ क्राइम हुआ था। और वह उस घर के अंदर घुस जाता है और घर के अंदर खून के छींटे इधर उधर पूरे घर में फैले हुए थे। और मेन कैरेक्टर को उसी के पास एक केबल दिखता है और वह बोलता है, ये वह जगह है जहाँ पे दो कपल पार्टी कर रहे थे और यही उन दोनों को उस केबल मर्डरर ने मार डाला। उसके बाद पता नहीं क्यों मेन कैरेक्टर उस केबल को सूंघता है और बोलता है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद वह उस केबल को फेंकता है और अपने कपड़े उतार देता है और बोलता है, मेरा नाम सित्री है और मैं डेविल डूम किंगडम का 12th मोनार्क हूँ और लोग मुझे डिमन कहते थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं अभी ह्यूमन वर्ल्ड में एक ह्यूमन की तरह रह रहा हूँ जब से डेविल डोम से मुझे बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन मेरा माइंड अभी भी एविल है और इस बोरिंग जिंदगी में यही बात मुझे खुश रखती है कि जहाँ पे डिमन किंग जाते हैं मैं वहाँ जाके वहाँ के इंसिडेंट को अपने इमेजिनेशन से फिर से रिक्रिएट करता हूँ और अपने पास्ट डिमन लाइफ को याद करता हूँ। और मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ जब मैं डिमन किंग से फेस टू फेस एज अ ह्यूमन फॉर्म में मिलूंगा। उसके बाद वह घर के अंदर नाचने लगता है और बोलता है, वे कैसे दिखते होंगे? आह, यह डरावना और खौफनाक एटमॉस्फेयर मुझे बहुत ही अच्छा फील कराता है और यहाँ पे मैं अपने किंग का सेंट को अपनी पूरी बॉडी में महसूस कर सकता हूँ और ये मेरे लिए सबसे बेस्ट जगह है। और वह बहुत खुश हो रहा था, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है उसे कोई देख रहा है, इसलिए वह एक बार पूरे घर की तलाशी लेता है और बोलता है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए वरना मैं बहुत ही बुरा फंसूंगा। लेकिन जब वो अपने कपड़े लेने के लिए जाता है वह देखता है कि उसके कपड़े यहाँ पे है ही नहीं और वह बहुत जोर से चिल्लाता है, मेरे कपड़े कहाँ हैं? उसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस सितरी से बोलती है, अगर तुम्हारे पास तुम्हारा आईडी नहीं है तो तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर या फिर आईडी नंबर दे सकते हो। तब सितरी इस पुलिस वाले को बोलता है, मेरे बारे में किस पागल ने रिपोर्ट किया है? तब पुलिस वाला बोलता है, मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता हूँ, अब चलो मुझे अपना नाम ही बता दो। तब सितरी बड़बड़ाते हुए बोलता है, डेमन माँ। पुलिस वाला बोलता है, क्या? सितरी बोलता है, लास्ट नेम माँ है और फर्स्ट नेम डेमन है। तब पुलिस वाला बोलता है, ओके मिस्टर माँ, तो क्या आप ये बताएंगे कि आप उस घर में नंगे क्या कर रहे थे जहाँ पे खून हुआ था? क्या आप एक परवेट है? क्या कहा?
परवेट, अबे साले तू जानता भी है मैं कौन हूँ? तब पुलिस वाला बोलता है, हाँ हाँ बोलो, अपने बारे में बताओ। इसके बाद पुलिस स्टेशन में कुछ तो होता है जो कि हमें नहीं दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद हम एक आवाज सुनते हैं कि आखिरकार आपके साइज के कपड़े मिल गए। फिर हम सितरी को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन से जा रहा था और वह पुलिस वाले से बोलता है, अगर तुम्हें मेरे कपड़ों के बारे में कुछ पता चले तो मुझे बता देना, क्योंकि वो बहुत ही लग्जरी कपड़े थे। तब पुलिस वाला बोलता है, ऑफ कोर्स सर, हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। यानी कि पुलिस स्टेशन के अंदर जरूर तो कुछ हुआ था, तभी ये पुलिस वाले सितरी को इतना इज्जत दे रहे हैं। उसके बाद हम अगले दिन एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को देखते हैं और इस बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में एक बोर्ड में उसी केबल टाइम किलर के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स चिपके हुए थे। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अब से मैं मेन कैरेक्टर को मिस्टर मा से बुलाऊंगा। बैक टू द स्टोरी। मा तैयार होते हुए बोलता है, कहा जाता है कि अगर एक टाइगर को पकड़ना है तो पहले उसके ठिकाने पे जाना होगा, और अभी मैं टाइगर के ही ठिकाने में जा रहा हूँ उस टाइगर को पकड़ने के लिए। उसके बाद हमें सियोल के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिस को दिखाया जाता है और यहाँ पे माँ की जॉब लगी थी और उसका ऑफिस इसी बिल्डिंग के रूम नंबर 404 में था, जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन है। यानी कि मिस्टर माँ अब से यहीं पे काम करेगा। थोड़ी देर बाद माँ अपने ऑफिस के गेट के पास पहुंच जाता है और गेट का दरवाजा खोलता है और गेट के सामने एक लड़की थी जो कि माँ को देख के बोलती है, तुम। और वह माँ के कपड़े को पकड़ती है और उसे उठा के नीचे पटक देती है और माँ का कॉलर पकड़ के उसे उठाने लगती है, लेकिन वह माँ के ब्लेजर में इन्वेस्टिगेटर का बैज देख के रुक जाती है। उसके बाद हम माँ को देखते हैं जो कि अपने कोवर्कर्स को बता रहा था कि मेरा नाम डेमन माँ है, मुझे यहाँ पे हाल ही में डिटेक्टिव टीम में असाइन किया गया है मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद वो लड़की जिसने माँ को पटका था बोलती है, मेरा नाम प्रोसिक्यूटर नार्सिसा गए है और मैं डिटेक्टिव टीम की हेड हूँ और ये सेक्शन चीफ जोंग यांग है। यांग माँ को देखता है और कहता है, अब से आप मेरे साथ ही काम करेंगे। फिर नार्सिसा वहाँ से जाने लगती है और माँ को बोलती है, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम मिस्टर यांग से पूछ सकते हो, और हाँ, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना। उसे जाता देख माँ बोलता है, हे रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, तुमने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी बिना रीज़न के मुझे पटकने के लिए। तब नार्सिसा बोलती है, वो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि तुम एक परवेट हो, इसलिए मैंने ऐसा किया, और अगर मुझे पता होता कि तुम एक प्रोसिक्यूटर हो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करती। अब चलो काम पे लगो। कुछ समय बाद हम नार्सिसा को देखते हैं और उसे एक लेडी बोल रही थी, मैं आपसे भीख मांगती हूँ प्रोसिक्यूटर, हमें बचा लीजिए। अगर मेरे हस्बैंड जेल चले जाएंगे तो मैं और मेरे बच्चे जी नहीं पाएंगे और हमारे ऊपर कर्ज भी है। तब नार्सिसा बोलती है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा हस्बैंड कोई काम नहीं क्यों करता है लोगों को मारना छोड़ के। तब वो लेडी बोलती है, वो यंग मैन मेरे हस्बैंड को कन्वीनियंस स्टोर में बोल रहा था कि यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम एक होमलेस पर्सन की तरह स्मेल कर रहे हो। तब नार्सिसा बोलती है, लेकिन क्या तुम्हारे हस्बैंड ने उस यंग मैन के माथे पे बोतल मार के सही किया? तब वो लेडी बोलती है, लेकिन इस बात के लिए 5 साल की सजा, वो यंग मैन तो 3 वीक्स में ही ठीक हो गया, तो फिर इसके लिए 5 साल की सजा क्यों? इसमें तो कोई सेंस नहीं बनता है। और वह अपने घुटनों में बैठ के नार्सिसा को हेल्प करने के लिए बोलने लगती है और ये सभी चीजें माँ देख रहा था और अपने मन में बोलता है, ह्यूमन अपने एक मिस्टेक की वजह से बहुत लंबे टाइम तक सफ़र करते हैं और वे बहुत ट्राई भी करते हैं किसी तरह से अपने आप को इससे बाहर निकालने के लिए, और वे चीज़ों को फिर से सही करने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन जब एक ह्यूमन एक डेविल के साथ डील करता है तो चीज़ें कुछ अलग हो जाती है। इधर वो लेडी रोते हुए बोलती है, प्लीज़ प्रोसिक्यूटर हमारी हेल्प करो मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए, वे लोग अपने फादर के बिना भूखे मर जाएंगे। उसकी बात सुन के नार्सिसा एक जोर से सांस लेती है और उस लेडी के बच्चे को बोलती है, हे किड, अगर तुमने अपने दोस्त को मारा तो तुम्हें आगे क्या करना चाहिए? वो लड़की बोलती है, मामा माफ़ी मांगना चाहिए। तब नार्सिसा उस लेडी से बोलती है, देखा, इस बच्चे को भी पता है किसी को मारने के बाद क्या करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि उस विक्टिम के पास जाओ और अपने हस्बैंड की तरफ से उनसे माफ़ी मांगो। तब वो लेडी बोलती है, मैं उनके पास गई थी माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन वे लोग केस को सेटलमेंट करने के लिए रेडी ही नहीं है। तब नार्सिसा बोलती है, तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ नेगोशिएट करने के लिए रेडी क्यों नहीं है? इस केस में तुम्हारा हस्बैंड ऑफेंडर है और कौन एक ऑफेंडर को माफ करेगा जब तुम अपने हस्बैंड को ही एक विक्टिम के तौर पे ट्रीट करोगी तो? और क्या ये सच में एक अपोलॉजी है जिसमें तुम उनको अपने गरीब होने के कारण उनको माफ कर देने को बोल रही हो? इस तरह की अपोलॉजी कौन ही एक्सेप्ट करेगा? ये सुन के उस लेडी की आंखों का रंग चेंज हो जाता है जैसे कि उसके अंदर कोई डेमन है, और वह लेडी खड़ा होती है और नार्सिसा के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है,
तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई सिंपैथी नाम की चीज नहीं है? तब नार्सिसिका बोलती है, मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ और तुम मुझसे किस टाइप की सिंपैथी एक्सपेक्ट कर रही हो? और ये रोना धोना कोर्ट में जज के सामने करना, वो शायद तुम्हारे बातों में आ भी जाए, पर यहाँ पे रोना धोना बंद करो। इधर उस लेडी के बच्ची रो रहे थे। उसके पास माँ आता है और उस बच्ची से उसका नाम पूछता है। वह बच्ची अपना नाम योन जोंग बताती है। फिर माँ उस बच्ची से पूछता है, क्या तुम्हारी मम्मी इस रूम में है? तब वह बच्ची बोलती है, नहीं, मेरी मम्मी काम पे गई है। माँ बोलता है, मैं ये जानता था। और उस बच्ची की बात सुन के नार्सिसिका और मिस्टर यांग शॉक हो जाते हैं। तब नार्सिसिका उस लेडी से बोलती है, हे, तुम यहाँ पे किसी और का बच्चा लेके मुझे थ्रेटन कर रहे थे, और ये जो बच्चा जो तुम्हारे पीठ में है, ये बच्चा भी तुम्हारा है कि नहीं? लेकिन लेडी वहाँ से जाने लगती है और बोलती है, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने जो भी कहा उसे भूल जाओ। तुम जैसे हार्टलेस प्रोसिक्यूटर से बात करने का क्या ही फायदा है? और वहाँ से निकल जाती है। और उसे देख के माँ बोलता है, इससे पक्का बेलियल ने पोजेस किया होगा, जो कि एक लो टीयर का डिमन है, और ये ह्यूमन को लेजी लायर्स में बदल देता है। इधर मिस्टर यांग माँ के काम से इम्प्रेस हो गए थे। तब माँ अपने टेबल में बैठते हुए बोलता है, ये तो कुछ नहीं है, मेरे लिए तो लो टियर डीमन को पकड़ना एक पीस ऑफ केक है। लेकिन मैंने ये डिपार्टमेंट इन लो टियर डीमन को पकड़ने के लिए ज्वाइन नहीं किया है, बल्कि मेरा गोल तो डीमन किंग बेल से फेस टू फेस मिलना है। और माँ खड़े खड़े सपना देखने लगता है, जिसमें वह फाइनली डीमन किंग से मिल जाता है और वह उससे बताता है कि वह उसका कितना बड़ा फैन है। लेकिन तभी मिस्टर यांग उसके सामने कुछ पेपर लेके आते हैं और वह माँ को बोलते हैं, इसमें जिस जिस विटनेस का नाम लिखा हुआ है उन्हें कॉल करके उनको टेस्टिमोनी के लिए एक मीटिंग का डेट फिक्स कर दो। उसके बाद माँ इस काम में लग जाता है और वह इस लिस्ट में लिखे गए लोगों को कॉल करने लगता है। और इसमें वह काफी इरिटेट भी हो रहा था। कोई क्लाइंट उसे एक स्कैमर समझ रहा था, तो कोई बस उसका टाइम पास कर रहा था, और इस काम को करते करते उसकी गर्दन अकड़ जाती है। उसके बाद माँ अपने फोन को देखता है, जिसमें सोनम नाम के एक बंदे का बहुत मैसेज आया हुआ था, और इसे देख के माँ बोलता है, ये साला कमीना। और माँ उसे मैसेज करता है, मुझे तुम्हारे पास से कुछ नहीं खरीदना है, इसलिए मेरे घर में मत आइयो। उसके बाद हम मिस्टर यांग को देखते हैं, जिनका टाइम हो गया था घर जाने के लिए, इसलिए वह नार्सिसिका और माँ को बाय बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। तब माँ भी सोचता है, मुझे भी घर जाना चाहिए, मैंने आज बहुत काम कर लिया है। और वह नार्सिसिका के पास उस लिस्ट को लेके जाता है जिसे उसे मिस्टर यांग ने दिया था, और वह नार्सिसिका से बोलता है, ये रहे उन विटनेस की लिस्ट जिनके साथ मीटिंग फिक्स करनी थी, और मैंने इस काम को कंप्लीट कर लिया है, इसलिए अब मैं घर जा रहा हूँ। तब नार्सिसिका उस लिस्ट को देख के बोलती है, ये एम्पैथी ब्लॉक किया है। तब माँ बोलता है, इन लोगों का फोन नहीं लग रहा था। तब नार्सिसिका बोलती है, देखो, मैं इस तरह से काम नहीं करती हूँ, इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिकली और केयरफुली करना चाहिए। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि कल्ट लीडर के पास डायरेक्ट चले जाते हैं अपना आंसर ढूंढने के लिए। यहाँ पे हमारी तरह भी माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नार्सिसिका क्या बोल रही है, और वह इस बारे में नार्सिसिका से बोलता भी है। तब नार्सिसिका बोलती है, तो तुम्हें नंगे होकर क्राइम सीन में डांस करना अच्छा लगता है ना? और वह अपने टेबल के नीचे से एक बैग निकालती है और माँ को देती है, और इस बैग में माँ के वही कपड़े थे जो कि उस दिन उस घर से चोरी हो गए थे। इन कपड़ों को देख के माँ बोलता है, ये तुम्हें कहाँ से मिले? तब नार्सिसिका बोलती है, उस दिन मुझे खबर मिली थी कि एक बंदा क्राइम सीन की तरफ जा रहा है, इसलिए मैं वहां पे गई और वहां जाके तुम्हें नंगा नाचते हुए देखा। माँ बोलता है, तो तुमने उस दिन पुलिस में रिपोर्ट किया था? नार्सिसिका बोलती है, ऐसा देख के कौन कंप्लेंट नहीं करेगा? माँ बोलता है, लेकिन तुमने मेरे कपड़े क्यों लिए? तब नार्सिसिका बोलती है, इन केस अगर तुम कहीं भाग जाते तो, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े लिए थे। और वह आगे माँ को बोलती है, क्या तुम एक सीरियल किलर को पकड़ के हीरो बनना चाहते थे? और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम उस केबल किलर को बिना कोई सबूत के ढूंढ लोगे? ये लो, इस लिस्ट को पहले भरो, उसके बाद घर जाना, मैं फिलहाल यहाँ से निकल रही हूँ। उसके जाने के बाद माँ चिल्लाते हुए बोलता है, ये ह्यूमन कैसे मुझे एक डीमन को हुक्म दे सकती है? तभी उसके पास सोनम माँ का कॉल आता है, और माँ इस कॉल को उठाता है और गुस्से में बोलता है, मैंने कहा था ना, मुझे तुमसे कुछ नहीं खरीदना है। तब उधर से जो सोनम था वो बोलता है, हे ब्रो, क्या हुआ? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तब माँ बोलता है, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे वो प्रोडक्ट्स नहीं खरीदूंगा। और बोलते बोलते माँ की नज़र नार्सिसिका के नेम प्लेट पे जाती है और उसे कुछ आइडिया आता है, और वह सोनम से बोलता है, हे रुको सोनम, मैं तुम्हारे पास से कुछ खरीदना चाहता हूँ। और जैसे माँ बोल रहा था, उससे लग रहा था कि उसके इरादे कुछ नेक नहीं है। फिर हम एक कार को देखते हैं जिसके ऊपर एडल्ट प्रोडक्ट लिखा हुआ था, यानी कि इसमें कुछ उस टाइप के प्रोडक्ट्स थे।
और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या माने नार्सिसा से बदला लेने के लिए ये प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर इसके पीछे कोई और है, इसका पता नेक्स्ट एपिसोड में लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।